बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर खुश आमदीद। चले शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी सौतेली माँ ने मुझसे जान छुड़वाने के लिए मुझे तवाइफ के हाथ बेच दिया, लेकिन मैं जब तवाइफ के घर गई तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो तवाइफ तो मुझे बेटी से बढ़कर प्यार करती। उसने मुझे तालीम दिलवाई और जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंची तो एक लड़का मुझे पसंद करने लगा और मुझसे शादी की बातें करने लगा। लेकिन मैं डरती थी कि जब उसे ये पता चलेगा कि मैं एक तवाइफ ज़ादी हूँ तो वो मुझे कभी कबूल नहीं करेगा। उससे फरार हासिल करने के लिए मैंने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया, लेकिन वो अपनी माँ को लेके मेरे कोठे पर ही पहुंच गया और उसकी माँ को देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो तो मेरी अपनी ही माँ क्या होती है। ये बात कोई उससे पूछे जिसकी माँ नहीं होती। जिनकी माँ नहीं होती वो सारी जिंदगी ऐसे होते हैं जैसे कोई तपती हुई रेत के ऊपर नंगे पाँव चलता है, क्योंकि माँ बाप का साया ऐसा होता है जो कि आपको जिंदगी की हर सर्दो गर्म और आपको हर मुसीबत से बचाता है। लेकिन कोई उनसे पूछे जिनके माँ या बाप दोनों में से कोई एक चला जाए या दोनों ही चले जाएं, फिर समझो उन बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाती है। बेशक जितने मर्जी रिश्ते उनके पास मौजूद हों, लेकिन माँ बाप का नेबुल बदल कोई नहीं होता। ये बात कोई उनसे पूछे जिनके माँ बाप नहीं होते। ये बात सिर्फ वही बता सकते हैं जिन्होंने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया हो। और मैं भी उन्हीं बदनसीब लोगों में शामिल हूँ जिनके पैदा होते ही उनके माँ बाप उनको छोड़कर चले जाते हैं। जब कोई नन्ही रूह इस दुनिया में आती है तो माँ की गोद की गर्मी उसके लिए पहली नेमत होती है जो उसको तमानियत बख्शती है। मैं नहीं जानती मेरा क्या कसूर था कि ये अनमोल गोद और उसकी ममता भरी तमानियत मेरे नसीब में कम अरसे के लिए लिखी गई थी। मैं 2 माह की थी जब मेरी वालदा मुझे इस दुनिया में बिलखता हुआ छोड़कर चली गई। मुझ नन्ही सी जान का बिलखना किसी से देखा न जाता था। पहले दादी ने गोद में लिया, लेकिन मेरा रोना बंद न हुआ। शायद मेरे नन्हे से शौर ने तभी से काम शुरू कर दिया था और मैं माँ की खुशबू को पहचानती थी। रो रो के मैंने दादी का बुरा हाल कर दिया। जब वो मुझको संभालने से आजिज हुई तो मेरे वालिद से कहा कि देखो, बच्ची को माँ की जरूरत है, बेहतर है कि तुम दूसरी शादी कर लो। दूसरी माँ की गोद की गरमाइश मिले तो शायद ये बच्ची रोना बंद कर दे। मुझसे दूध भी नहीं पीती, ये तो भूखी मर जाएगी। तुम ऐसे करो कि कुछ दिनों के लिए इसकी खाला को बुलवा लो। खाला आई तो कहती कि ऐसे तो मेरा शौहर मुझे बिल्कुल भी इजाजत नहीं देगा कि मैं यहाँ पर रहकर बच्ची को संभालूं। आप ऐसे करें कि बच्ची मुझे दे दें, मैं इसको अपने घर ले जाती हूँ। यूँ मेरी खाला बिल्लो मुझे अपने घर ले आईं, लेकिन मेरे खालों को ये बात ज्यादा पसंद न आई। उन्होंने मेरी खाला को खूब बातें सुनाई कि ये तुम क्या नई मुसीबत उठा के घर ले आई हो। तुम्हारे अपने भी 2 बेटे हैं, उनको तुम्हारा वक्त, तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी चाहत चाहिए। जो तुम इस बच्ची को देने जा रही हो वो मेरे बच्चों का हक है। खैर, खालू ने खाला को बहुत बातें सुनाई, लेकिन मेरी खाला अपने इरादे पर डटी रही कि ये मेरी बहन की बेटी है, मेरी बहन की आखिरी निशानी है। मैं इसको तब तक संभालूंगी जब तक कि उसका बाप दूसरी शादी नहीं कर लेता। खाला के दोनों बेटे भी मुझे खूब प्यार करते, लेकिन खालू का रवैया बददस्तूर मेरे साथ ऐसा ही रहा। इस तरह मैं 4 साल की हो गई। आखिर एक दिन मेरे अब्बू मुझे लेने आ गए कि मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। मेरे अब्बू मुझे लेने आए तो खाला रोने बैठ गई। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। वालिद से कहा कि भैया जी, आप अकेले रहते हो, किरण को कैसे रखोगे, इसे मेरे पास ही रहने दो। जब इसकी नई माँ लाओगे तो ले जाना और रख लेना अपने पास। आपकी वालदा तो बहुत बूढ़ी हैं, उनको तो ठीक तरह से नजर भी नहीं आता, कैसे इस नन्ही सी जान की परवरिश कर पाएंगी। मेरे अब्बू मेरी अम्मी से बहुत प्यार करते थे। उनके जाने के बाद वो दूसरी शादी का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए 4 साल बीत जाने के बाद भी मेरे अब्बू ने दूसरी शादी न की। लेकिन अब उनको इस बात का एहसास हो रहा था कि उनकी बेटी भी उनसे दूर है, क्योंकि अगर घर में कोई औरत होगी तो ही वो अपनी बेटी को घर ला सकते हैं, क्योंकि उनकी माँ बहुत ही बूढ़ी कमज़ोर है, वो उनकी बच्ची को नहीं संभाल सकती। इसके अलावा घर में किसी औरत का होना ज़रूरी है जो कि उनकी बच्ची और उनकी माँ की देखभाल कर सके। इसलिए उन्होंने अपने मोहल्ले में मौजूद एक बेवा औरत से निकाह कर लिया और उनको अपने घर ले आए। घर वाली आई तो घर का रूप बदल गया। मुद्दत बाद अब्बू के सूने मकान में फिर से बहार आ गई थी, मगर जिंदगी में फिर भी कुछ कमी थी। दरअसल ये बहार मेरे बगैर अधूरी थी। वालिद मुझको बहुत चाहते थे, मजीद मुझसे जुदा रहना नहीं चाहते थे। उन्होंने खाला से कहा कि मेरी अमानत मुझे लौटा दो, अब उसकी माँ आ गई है, वो उसकी देखभाल कर सकती है। ये सुनकर खाला बिलो दहक सी गईं, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला था। वो मेरी वजह से भी परेशान थीं, क्योंकि मैंने तो उन्हीं को माँ समझा था और उन्हें अम्मी कहकर बुलाती थी। अब एक नई औरत को माँ कहने लगूं। वालिद ने उनकी खिदमत का भी ख्याल न किया और एक रोज वो मुझे जबरदस्ती घर ले आए।
इस नई औरत की गोद में दे दिया और कहा कि अब ये तेरी बेटी है। सलमा, ये बिन माँ की बच्ची है, इसको जितनी मोहब्बत और चाहत दोगी उतना ही ये तुम्हारे करीब आ जाएगी और तुम्हें ही अपनी माँ समझने लगेगी। अब ये तुम्हारी बेटी है, इसको माँ की कमी महसूस ना होने देना। मैं ना समझती माँ बाप के दरमियान इन मुआहिदों से बेनियाज अब्बू के लायक खिलौनों से खेलने लगी, मगर मैं नहीं जानती थी कि आने वाले दिन मेरे लिए कितने अजियतनाक होने वाले हैं। सलमा, मेरी सुतेली माँ, घर वालों के सामने तो मुझे खूब प्यार करती, मेरे खूब नखरे उठाती, लेकिन जैसे ही अब्बू काम पर चले जाते और दादी अपने कमरे में सो जाती तो वो मुझे ना सिर्फ मारती बल्कि मुझे धमकियां देती कि अगर तूने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। मैं ना समझती, मुझे नहीं पता था कि सुतेली माँ क्या होती है। मैं यही समझती कि शायद मुझसे कोई गलती होती है, इसी वजह से मेरी सुतेली माँ मुझको मारती और डांटती रहती है। लेकिन मेरे अब्बू के घर आने पर अचानक से उसका रवैया बदल जाता। वही जो सारा दिन मुझे डांटती और मारती रहती, अब्बू के आते ही मुझे नए कपड़े पहनाकर तैयार करके बिठा देती। अब्बू मुझे देख के बहुत खुश होते कि मेरी सुतेली माँ मुझे माँ से बढ़कर प्यार दे रही है और मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। अब मैं हर वक्त डरी सहमी रहने लगी। मैं ना खेलती थी ना मुस्कुराती थी, बस सारा दिन एक खौफ मेरे दिमाग पर मुसल्लत रहता कि कहीं मेरी सुतेली माँ मुझे गला दबा के मार न दे। मेरे अब्बू की मेरी सुतेली माँ से शादी को 2 साल होने वाले थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। फिर भी मेरी सुतेली माँ का दिल मेरे लिए ना पिघला। अब मैं 6 बरस की हो चुकी थी और मोहल्ले की दुकान से अपनी माँ को सौदा सलफ भी ला दिया करती थी, क्योंकि वो दुकान हमारे घर के बिल्कुल सामने ही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी माँ मुझे कहती कि मुझे ये सामान सामने वाली दुकान से ला दो। जैसे ही मैं पैसे मुट्ठी में लिए उस दुकान पर गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन साबित होगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी सुतेली माँ क्या साजिश रचा के बैठी है। मैं अपनी धुन में मगन उस दुकान पर खड़ी सामान खरीद रही थी, तभी एक अजनबी मेरे पास आ गया। उसने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया। उसके बाद खबर नहीं मेरे साथ क्या हुआ। यकीनन उसके पास एक गाड़ी होगी और उसके साथी हमरा होंगे जो मुझे गाड़ी में डालकर वहां से उठा लाए थे। होश आया तो मैंने खुद को एक अजनबी घर में चारपाई पे पड़ा पाया। इस घर में काफी सारे लोग मौजूद थे। इन लोगों को देखकर मुझे वहशत होने लगी। उन्हीं में से एक बूढ़ी औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे प्यार करने लगी, मगर उसके प्यार ने मुझे और भी गमज़दा कर दिया और मैं उसकी गोद में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने एक ही रट लगाई हुई थी कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे ले चलो, मैं अपने अब्बू के बगैर नहीं रह सकती। मेरी अम्मी मुझे ढूंढ रही होगी। लेकिन वो बूढ़ी औरत कहती कि कौन सी अम्मी, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें यहाँ पर बेच दिया है और हमसे ढेर सारे पैसे लिए हैं, अब तुम सारी जिंदगी यहीं पर रहोगी। मुझे कुछ समझ न आई कि कैसे पैसे और किसने बेचा, क्योंकि मुझे इन बातों की समझ पूछना थी। मैं बिलक बिलक कर रोने लगी कि मुझे अपने घर वापस जाना है। इतने में वही आदमी आ गया जो मुझे उठा कर लाया था। वो मेरे पास आकर बैठ गया। उसके हाथ में कुछ चीज़ें थी। मुझसे प्यार से बात करने लगा। कहने लगा, बेटी मत रो, ये लो खा लो, जब तुम खा लोगी तब मैं तुमको तुम्हारे माँ बाप के पास ले जाऊँगा। मुझे तो इस आदमी पर बहुत गुस्सा आया। मैंने रोते रोते अपने फ्रॉक की जेब में हाथ डाला और बिस्किट निकाल कर कहा, मैं तुम्हारी चीज़ें नहीं खाऊंगी, मेरे पास मेरे अपने बिस्किट हैं। तब उसने मुझे डांटा कि बहुत होशियार बनती हो, कब तक खाओगी अपने ये 2 बिस्किट। वो दिन कैसे गुजरा क्या बताऊं, इसका एक एक पल याद है जो आंसुओं से भीगा हुआ था। मैं वहां पर सारा दिन और सारी रात रोती रही, क्योंकि अजनबी चेहरों के दरमियान मैं खुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। मेरी माँ जैसी भी थी, सौतेली थी, मुझे मारती थी, लेकिन मैं अपने घर में तो थी। मेरे अब्बा जब भी शाम को आते तो मेरे लिए ढेर सारी चीज़ें लाते और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मेरी दादी भी मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी, लेकिन यहाँ पर कोई मेरा अपना नहीं था। मैं बिलक बिलक कर रोती रही और मुझे तेज़ बुखार हो गया। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा कि बच्ची बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही है किसी बात की, इसी वजह से इसका बुखार भी कम नहीं हो रहा। आप इसको दवाई दें और इसको खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा स्ट्रेस लेगी उतना इसका बुखार तेज़ होता जाएगा। फिर क्या था, उन सबको इस बात की फिक्र पड़ गई कि हमने इतनी महंगी ये चीज़ खरीदी है, कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए। अब उन्होंने एक ख़ास औरत को मेरे साथ लगा दिया। वो औरत बहुत ही रहमदिल और बहुत ही खूबसूरत थी। वो मुझे ऐसे प्यार करने लगी जैसे कि मेरी खाला मुझसे किया करती थी, क्योंकि खाला मुझसे बेहद प्यार करती थी। उन्होंने मुझे माँ की तरह पाला था। सौतेली माँ ने तो हमेशा मुझ पर जुल्म ही किया था।
वो औरत मेरी खाला की तरह मेरे नाज नखरे उठाती, मुझसे बातें करती, मेरे साथ बैठ के टीवी देखती और मुझे खाना अपने हाथ से खिलाती। मैं उससे मायूस होती जा रही थी। अब मेरा वहाँ पर दिल लगने लगा। अब मैं वहाँ पर रोती नहीं थी, बल्कि उसके साथ सारा दिन उसके इर्द गिर्द फिरती रहती थी। लेकिन रात होते ही वो औरत न जाने कहाँ गायब हो जाती। मैं रात को जिद करती कि मैंने अपनी उसी आंटी के साथ सोना है, लेकिन वो लोग कहते कि तुम्हें अकेले ही सोना पड़ेगा, वो आंटी बिजी हैं। मेरा दिमाग अब इन बातों को समझने से कासिर था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और वो आंटी रात को कहाँ चली जाती हैं। रात को वहाँ पर घुंघरुओं और नाच गाने की आवाज़ आती। वो मुझे खाने में कुछ खिलाते थे ताकि मैं देर तक सोती रहूं और अपना माजी भूल जाऊं, हत्ता कि अपना घर, अपने घर वालों के नाम, अपना शहर और गली मोहल्ला भी। दिन गुजरते गए। यहाँ तक ज़्यादा औरतें थीं जो ना मुझे झिड़कती और ना ही सख्ती करती, प्यार से बात करती, मेरा ख्याल रखती और अच्छे से अच्छा खाने को देती, मेरे लिए उम्दा लिबास लाती। एक मुझे पढ़ाना सिखाती और दूसरी लिखना सिखाती, सपारा पढ़ाती। एक उस्ताद साहब आते, वो मेरी तालीम और तरबियत पर पूरी तवज्जो दे रहे थे। वही मुझको रक्स और गाना भी सिखाते थे। मुझको कुछ खबर न थी कि किस लिए और क्यों वो सब मुझ पर मेहनत कर रहे थे। लेकिन जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मुझे समझ आ गई कि ये ऐसा पौधा सेंच रहे थे जिसको दरख्त बनाना था और जिसका इनको फल खाना था। मेरी वो आंटी जो मुझे बहुत प्यार करती थी, सब उन्हें नूर बाई के नाम से पुकारते। वो मुझे बेटी की तरह चाहती और मेरी तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो देती। उन्होंने मुझे स्कूल भेजना शुरू कर दिया। यूँ मैंने पढ़ते पढ़ते मैट्रिक कर लिया, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे किसी काम की तरफ नहीं लगाया था। ना मुझसे घर का कोई काम करवाते और ना ही नाच गाना करवाते थे। मैं इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करती कि वो आंटी मुझे अपनी बेटियों की तरह चाहती हैं और अभी तक मुझे इस गलाजत से दूर रखा हुआ है, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई थी और मैं समझने लगी थी कि यहाँ का क्या माहौल है और ये लोग क्या करते हैं। अब मैं कॉलेज जाना शुरू हो गई थी। वहाँ पर कोई भी मेरे घर वालों के बारे में नहीं जानता था, ना ही मेरे माजी के बारे में और हाल के बारे में जानता था। मैं किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि अगर किसी को मेरे माजी या मेरे हाल के बारे में पता चल गया तो ये लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। इसलिए मैं दोस्त भी किसी को ना बनाती और सिर्फ पढ़ती और सीधा घर आ जाती। मुझसे काफ़ी लड़कियां दोस्ती करने की कोशिश करती, लेकिन मैं किसी से कोई बात ना करती, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बातों बातों में कोई मेरे बारे में जान ले कि मैं कहाँ से आती हूँ और मेरा नूर भाई से क्या ताल्लुक़ है। कॉलेज के बाद मैं यूनिवर्सिटी में जाने लगी। यूनिवर्सिटी में लड़के और लड़कियां इकट्ठे ही पढ़ते थे। वहाँ पर इतने ज़्यादा लड़के और लड़कियां देखकर मैं परेशान हो गई थी कि मैं इनके दरमियान कैसे रह पाऊंगी, क्योंकि मुझे हर वक्त इसी बात का डर लगा रहता था कि कोई मेरे घर वालों के बारे में न जान ले, क्योंकि अब वही मेरा घर था और नूर बाई को मैं माँ समझती थी। लेकिन मैं इस बात पर खुश भी होती थी कि कोई मेरे घर वालों को आज तक जान नहीं पाया था। अगर कोई मेरी फैमिली के बारे में पूछता तो मैं यही कहती कि मैं यहाँ पर हॉस्टल में रहती हूँ और मेरे घर वाले पीछे गांव में होते हैं। एक दिन हमारे प्रोफेसर हमारी क्लास में आए और कहते कि मैं यहाँ पर नया आया हूँ, आपके बारे में नहीं जानता, सब बच्चे बारी बारी आओ और अपना अपना इंट्रोडक्शन दो। मैं जब वहाँ पर गई तो मैं घबरा गई कि मैं क्या बताऊँ कि मेरे बाप का नाम क्या है और वो क्या करते हैं। मेरे अपने अब्बू जी का नाम तो मोहम्मद सगीर था, लेकिन अब यहाँ पे नूरबाई ने मेरे पापा की जगह पे नाम मोहम्मद हसन लिखवाया हुआ था। मैंने कहा कि मेरे पापा का नाम मोहम्मद हसन है और मेरे घर वाले गांव में रहते हैं, मैं यहाँ पर हॉस्टल में रहती हूँ और अपनी तालीम हासिल कर रही हूँ। ये 3-4 लाइनें बोलने में मुझे ऐसे लगा कि जैसे सदियां बीत गई हों, क्योंकि मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। मेरे माथे पर पसीना आ रहा था और मुझे लग रहा था कि सारे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कि वो मेरा सच जानते हैं और मुझ पर तंजिया निगाह लिए मेरी बात सुन रहे हैं। मेरे लिए अब मज़ीद वहाँ खड़े रहना मुमकिन नहीं था। मैं फ़ौरन अपने पसीने को पोंछते अपनी सीट पर आके बैठ गई। मेरे साथ बैठी लड़की मुझसे पूछने लगी कि किरण, आपको क्या हुआ है? आप तो इंट्रोडक्शन ऐसे दे रही थी जैसे आपको कोई पहाड़ खोदने का कह दिया हो, आपके तो पसीने छूट गए। मैं उसका चेहरा तकने लगी कि कहीं इसको मुझ पर शक तो नहीं हो गया, कहीं इसको मेरी असलियत का पता तो नहीं चल गया कि मैं एक तवाइफ ज़ादी हूँ। लेकिन इसको कैसे पता चल सकता है? मैं उसको चेहरे को यकटुक देखे जा रही थी। वो मेरे आंखों के आगे हाथ हिलाकर बोली, किरण तुम्हें हो क्या गया है? आज तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रही हो। खैर तो है, क्या घर में सब ठीक है? वो मुझसे पूछी जा रही थी और मैं चुप उसे देखे जा रही थी कि अचानक चौंक कर मैंने कहा कि सब कुछ ठीक है, मैं घर जल्दी जाना चाहती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैं घर आई तो मैं नूर भाई के गले लगकर बहुत रही। जब मैंने उसे सारी बात बताई तो वो हंसने लगी और कहती कि हमारे यहाँ लड़कियों के बाप के नाम उनको खुद मालूम नहीं होते। तुम कैसी बातें करती हो? तुम इतना उदास क्यों हो रही हो?
मैंने कहा कि मुझे तो अपने बाप का नाम भी याद है, शक्ल भी याद है, मुझे तो अपना घर भी याद है, मैं कैसे उनकी जगह किसी और का नाम ले दूं? वो मुझे कहते हैं कि बेटा उस सब बात को भूल जाओ, अब उन लोगों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। अगर तुम उनके पास चली भी जाओ तो वो तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी अपनी सुतेली माँ ने तुम्हें बेचा था और तुम्हारे बाप से न जाने उसने क्या कहा होगा। अब तुम्हारा बाप तुम्हें जब इधर देखेगा तो तुम्हें फिर भी कबूल नहीं करेगा, इसलिए उन सब को भूल जाओ और इसी ज़िंदगी को अपनी हकीकी ज़िंदगी समझो और इसी में खुद को ढाल लो। मैंने कहा कि आंटी मैं इस माहौल में नहीं रह सकती, मुझे यहाँ पर घुटन होती है, मुझे ऐसे लगता है कि किसी दिन मेरा दिल बंद हो जाएगा। खुदा के लिए मेरे लिए कुछ करें, आप तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, क्या मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकती? वो कहती कि बेटा मैं तुम्हें यहाँ से निकाल तो दूँ, लेकिन तुम जाओगी कहाँ? कोई ठिकाना है तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें यहाँ पर देखकर कभी कबूल करेंगे? कभी भी नहीं। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो एक दफ़ा यहाँ पर आ जाती हैं, फिर उनके घर वाले उनको देखकर भी कबूल नहीं करते। अगर कभी वो उनके पास वापस चली भी जाएं तो वो खुद उनको यहाँ पर छोड़ जाते हैं कि अब यहीं पर रहो, क्योंकि हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। बेटा तुम यहीं पर बड़ी हुई हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें अब भूल चुके होंगे, इसलिए तुम भी उनको भूल जाओ। मैं वैसे भी तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती, मुझे तुम में अपनी बेटी नजर आती है। तुम बिल्कुल फिक्र न करो, मैं तुम्हें इस गंदगी का हिस्सा कभी नहीं बनने दूंगी। मैं तुम्हारे लिए अलहदा घर देख रही हूँ, हम बहुत जल्द वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। इतने में एक मर्द अंदर आया और नूर भाई को कहता कि कैसी बातें करती हो, तुम्हें यहाँ से कौन जाने देगा? तुम तो अब यहाँ से मरकर ही निकलोगी और तुम्हारी जगह लेगी ये किरण, तुम्हारी जगह पर ये बैठेगी। नूर भाई चला कर कहती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी बेटी को इस जहन्नुम में नहीं धकेलने दूंगी। वो कहता तुम कौन होती हो फैसला करने वाली? मैं हूँ फैसला करने वाला और मैं इससे यही काम करवाऊंगा। मैं तो इसकी यूनिवर्सिटी ख़त्म होने का वेट कर रहा हूँ ताकि कोई तगड़ी असामी मिल जाए और फिर इसका मुनासिब दाम मिल जाए। वो आदमी ये कहकर चला गया और मैं बिलक बिलक कर रोने लगी और नूर भाई के गले लगकर देर तक रोती रही। वो मुझे तसल्लियाँ देती रही कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ करूँगी, मैं तुम्हें कभी भी इस गंदगी का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। यूँ मैं रोते रोते सो गई। दूसरे दिन जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो मुझे पता चला कि 14 अगस्त को हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा फंक्शन है और सभी को कहा गया कि आप ग्रीन और वाइट कलर के ड्रेसेस पहन के आना। बहुत ही रंगारंग तकरीब होने वाली थी। मैंने भी वाइट और ग्रीन कलर का रेडीमेड ड्रेस लिया, जो कि नूर भाई ने मुझे बहुत ही अच्छे ब्रांड से लेके दिया, क्योंकि वो मेरे कपड़ों को हमेशा अच्छे ब्रांड से खरीदती। कभी उन्होंने मुझे सस्ता और हल्का कपड़ा नहीं पहनाया था, वो हमेशा मुझे ब्रांडेड और महंगे कपड़े दिलवाती। उनके पास पैसों की रेल पेल होती थी और मुझे कभी किसी चीज़ से तरसने नहीं देती थी। वैसे भी मैं उनसे डिमांड कम ही किया करती थी, क्योंकि मैं कभी भी उनसे बेजा फरमाइशें नहीं करती थी। लेकिन इस तकरीब के लिए मुझे ग्रीन और वाइट कलर का ड्रेस चाहिए था, जो कि हमने बहुत ही अच्छे ब्रांड से खरीदा। साथ में मैंने मैचिंग खुस्सा भी पहना और मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, ऐसा मेरी माँ, नूर भाई और मेरी सभी क्लास फेलो का कहना था। उस दिन मैं बहुत खुश थी, मुझे लग रहा था कि आज मैं बहुत खुश हूँ। न जाने क्यों मैं बहुत ज्यादा खुश थी। अपनी सहेली की किसी बात पर मैं खिलखिला कर हंसी तो पास गुजरते एक लड़के ने मुझे बगौर देखा। मैं उसकी तरफ देखने लगी तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहा है, लेकिन उसने मुझसे कोई बात न की और गुजर गया। मेरी सहेली कहती, वाह, ये भी आज किसी लड़की को देख रहा है। मैं तो कब से मर रही थी ये मेरी तरफ देखे, ये तो मुझे देखता भी नहीं और आज तुम्हें ऐसे देख रहा था जैसे कभी कोई लड़की देखी ना हो। मैंने कहा कि ये कौन है? वो कहती कि ये बहुत ही अमीर लड़का है, बहुत ही खूबसूरत है, सारी यूनिवर्सिटी की लड़कियां इस पर मरती हैं, लेकिन ये तो किसी को घास तक नहीं डालता और ना ही किसी से बात करता है। मैंने कई बार बहुत कोशिश की कि मेरी तरफ तो देखे, लेकिन ये मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। लेकिन किरण, आज तुम्हें ये ऐसे देख रहा था जैसे इसने कभी लड़की देखी ही ना हो। मुझे उसकी आंखों में मोहब्बत नजर आ रही थी। मैंने उससे फौरन डांट दिया कि आइंदा से मुझसे इस किस्म की बातें ना करना। मोहब्बत कुछ नहीं होती और ना ही मुझे इन बातों पर यकीन है। और दूसरा ये कि मैं अपने घर से पढ़ने के लिए आई हूँ, ना कि यहाँ पर मोहब्बत करने। ये बात सुनकर मेरी सहेली कहती, अच्छा नाराज ना हो, मैं तो वैसे ही मजाक कर रही थी। तुम तो हर बात पे सीरियस हो जाती हो, हर बात को इतना सीरियस क्यों लेती हो? मैंने कहा, बस वैसे ही, जिन लोगों के दिल मर चुके हों उनको फिर कोई भी बात मजाक अच्छा नहीं लगता। वो मेरी तरफ देख के बोली कि क्या बात है किरण, आखिर क्या ऐसी बात है जो तुम हर टाइम उदास रहती हो, ना मुझसे कोई बात शेयर करती हो? आखिर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरी अम्मी अब्बू की तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं उनकी वजह से उदास रहती हूँ। मैं इतना कहकर वापस घर आ गई, क्योंकि अब मेरा वहाँ रुकने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने नोट किया कि जब मैं यूनिवर्सिटी से निकल रही थी तो वो लड़का मुझे ही देख रहा था। मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया,
क्योंकि मैं इस तरह का कोई भी काम नहीं करना चाहती थी जो बाद में मेरे लिए पछतावे का बायस बने, क्योंकि अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो जब लड़के को मेरे घर वालों के बारे में पता चलेगा तो क्या वो मुझे कभी कबूल करेगा? कभी भी नहीं। तो मैं फिर ऐसा कदम ही क्यों उठाऊं जो कि बाद में मेरे लिए आंसुओं का सबब बने। मैं वापस घर आ गई और घर आकर बहुत उदास हो गई। मैं चुपके से अपने कमरे में गई और लेटकर रोने लगी कि क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी, डरते सहमते और दूसरों से खुद को छुपाते हुए। वो रात मैंने रो कर गुजारी, क्योंकि आज मुझे अपने घर वाले बहुत ज्यादा याद आ रहे थे। मेरा बाप जो मुझसे बेहद मोहब्बत करता था मुझे बेहद याद आ रहा था। मेरा दिल करता था कि मैं उड़ के अपने बाबा के पास चली जाऊं। जाने मेरे बाबा किस हाल में होंगे, जाने मेरी सौतेली माँ ने मेरी दादी और बाबा के साथ क्या सलूक किया होगा, और मेरी खाला और उनके बच्चे कैसे होंगे। उनके बेटे तो अब बड़े हो गए होंगे क्योंकि दोनों ही मुझसे बड़े थे। यही बातें सोचते सोचते मैं सो गई। दूसरे दिन मेरा यूनिवर्सिटी जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन नूर भाई मेरे पास आई और कहती कि बेटा यूनिवर्सिटी जाओ, इस तरह छुट्टी ना किया करो, क्योंकि इस तरह से आपकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा और मैं चाहती हूँ कि आप इतनी कामयाब हो जाओ और अपने पाँव पर खड़ी हो जाओ। मैं तुम्हें अपने पाँव पर खड़ा देखना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ठीक है आंटी, मैं अभी चली जाती हूँ। मैं उठकर तैयार हुई और ड्राइवर मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ आया। मैं जैसे ही यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई उस लड़के को मैंने गेट के पास ही पाया। वो मुझे ही देख रहा था और बार बार मुस्कुरा भी रहा था। मैं हैरान थी कि ये क्या मेरा इंतजार कर रहा था जो यहाँ पर खड़ा है। मेरे आते ही वो मेरे पीछे पीछे चलने लगा और मुझे कहता, एक्सक्यूज मी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं परेशान सी हो गई कि ये मुझसे क्या बात करना चाहता है। वो मेरे पीछे ही खड़ा था। मैंने मुड़कर देखा तो उसको अपनी तरफ देखते पाया। मैंने नजरें झुका लीं क्योंकि मैं उसकी आंखों की तपिश मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो वो कहने लगा कि आप क्या 2 मिनट मेरे साथ कैंटीन आ सकती हैं? मैंने कहा कि नहीं, मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। कहता, मेरी भी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। ये किसी की ज़िंदगी मौत का सवाल है। मैं परेशान सी होकर उसका चेहरा देखने लगी कि किसी की ज़िंदगी और मौत का मुझसे क्या ताल्लुक है। मैं उसके साथ कैंटीन चली गई और उसने वहाँ जाते ही फ्रेश जूस का ऑर्डर दे दिया। मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं खाना पीना, मैं नाश्ता करके आई हूँ, आप अपनी बात मुकम्मल करें। उसने कहा कि ठहरें, पहले जूस पी लें ताकि आप मेरी बात तहम्मुल से सुन सकें। मुझे अब उसकी मौजूदगी में उलझन हो रही थी कि जाने वो क्या बात करना चाह रहा था जिसकी इतनी लंबी तमहीद बांध रहा था। जैसे ही जूस आया तो उसने मुझे कहा कि इसको पिए। मैंने कहा कि आप बात शुरू करें। अब मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया था। उसने कहा कि पहले जूस तो पिए। मैंने एक ही सांस में जूस खत्म किया और मैंने कहा कि अब बताएं क्या बात है। तो उसने बात शुरू की कि देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना ही आज तक मैंने किसी लड़की के साथ ऐसे बात की है। लेकिन न जाने क्यों पहली दफ़ा आपको देखने के बाद मेरे दिल पर काबू नहीं रहा। मैं कल सारी रात नहीं सो सका। मुझे बार बार आपका ही ख्याल आ रहा था। जाने क्या है आप में ऐसी बात कि मैं खुद को आपसे बात करने से रोक नहीं पाया, और मैं इसीलिए आपका सुबह से इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही आप आएँ तो मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि शायद मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है और मैं बहुत जल्द आपसे शादी करना चाहता हूं। मैं ऐसा लड़का नहीं हूं जो कि लड़कियों के साथ टाइम पास करे। मैंने अगर आपको पसंद किया है तो आपको इज्जत के साथ ब्याह कर अपने घर लेके जाऊंगा। आप अगर इजाज़त दें तो मैं अपने घर वालों से बात करता हूँ। मैं तो उसको हैरान होके तके जा रही थी, जो कि एक ही दिन में मुझसे मोहब्बत करने लगा था और अब किस बहादुरी से मेरे सामने बैठे उसका इकरार भी कर रहा था। मैं कुछ न बोली और मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो हैरान और परेशान हो गया कि क्या हुआ मिस, मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी। मैंने कहा कि आपने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन आपने गलत लड़की से बात की है। मैं इतना कहकर वापस अपनी क्लास में आ गई और क्लास में बैठ के मैं रोने लगी। मेरी सहेली आई तो कहती कि क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं, बस सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसी वजह से रो रही हूँ। मैं जानती थी कि जो अब मुझसे इतनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, जब उसको मेरी सूरत हाल का पता चलेगा कि मैं एक तवाइफ ज़ादी हूँ तो वो मुझे नफ़रत से ठुकरा देगा और मोहब्बत तो दूर, वो मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करेगा। यूँ अब यूनिवर्सिटी में मैं उससे नज़रअंदाज करने लगी, लेकिन वो बार बार मुझसे बात करने की कोशिश करता और ये बात मेरी क्लास में मौजूद सभी मेरी फ्रेंड्स ने नोट कर ली थी कि वो तुमसे बात करना चाहता है। देखो शहरयार कितना खूबसूरत है, हैंडसम है, अमीर कबीर है, कितना लाइक फाइक है, इसके बावजूद तुम उसे घास नहीं डालती। न जाने तुम्हारे क्या इरादे हैं। मैंने कहा मेरा कोई इरादा नहीं, ना ही मुझे उस शहरयार में कोई इंटरेस्ट है और ना ही मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वो हैरान होकर मुझे तकने लगी कि क्या उसने तुम्हें प्रपोज किया है। मैंने कोई बात का जवाब न दिया और घर वापस आ गई। घर आकर मैंने नूर भाई को सारी सूरत हाल से आगाह किया कि कैसे वो लड़का मेरे हरदम पीछे पड़ा रहता है। नूर भाई ने कहा कि वो लड़का अगर अच्छा है तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा देती हूँ।
मैंने कहा कि नूर भाई, आप उससे मेरी शादी तो करवा देंगे, लेकिन क्या वो मुझे कभी कबूल करेगा? क्या उसके घर वाले जब मेरी असलियत को जानेंगे तो मुझे वो इज्जत और मुकाम दे सकेंगे जो कि मेरा हक बनता है? इस बात पर नूर भाई रोने लगी कि बेटी, ये तो हमारे नसीब हैं। मुझे पता है कि वो तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो लड़का तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है तो वो अपने घर वालों को तुम्हारे लिए मना ही लेगा। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती जिसमें मेरे लिए आंसू ही आंसू हों। मैं अब थोड़ा सा सुकून चाहती हूँ। मुझे शादी ही नहीं करनी, ना मुझे घर बसाना है। यूं वो रात भी मैंने रो कर गुजारी। सारी रात मैं रोती रही। सुबह उठ के मुझे बुखार हो गया और मुझसे यूनिवर्सिटी भी न जाया गया। नूर भाई उस दिन सारा दिन मेरे कमरे में रही, मेरा सर दबाती रही और मुझे खुद अपने हाथों से दवाई खिलाती रही। वो मेरी थोड़ी सी तकलीफ पर भी बहुत परेशान हो जाती थी और फिर सारा वक्त जब तक कि मैं ठीक ना हो जाती मेरे पास ही रहती थी। उस दिन भी वो सारा दिन मेरे पास रही कि शाम को एक लड़की भागती हुई कमरे में आई और कहती, नूर भाई, कोई लड़का और औरत आए हैं और वो किरण बीबी का पूछ रहे हैं। मैं हैरान हो गई कि मुझसे मिलने कौन आ सकता है। हैरान होने से ज्यादा मैं परेशान थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर यूनिवर्सिटी से कोई आया है तो वो मेरी असलियत जान जाएंगे और फिर मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहूंगी। नूर भाई बाहर चले गई और मुझे कहती कि फ्रेश होकर तुम भी आ जाओ, तुमसे ही मिलने आए हैं। मैंने जैसे ही लाउंज में कदम रखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और आसमान सर पर गिर पड़ा। वो कोई और नहीं, वो तो शहरयार था और उसकी माँ उसके साथ थी। लेकिन जो औरत उसके साथ थी उसको देखकर एकदम से मैंने चीख मारी और उसके गले से लिपटकर बिलक बिलक कर रोने लगी। वो औरत हैरान खड़ी मुझे देख रही थी कि मैं उसके गले लगकर रो क्यों रही हूँ, लेकिन उसने मुझे खुद से अलग न किया और मुझे रोने दिया। मैं कितनी ही देर उनके गले लगकर रोती रही। शहरयार खड़ा मुझे और अपनी माँ को हैरत से देख रहा था कि क्यों मैं उसकी माँ के गले लगकर रो रही हूँ। मैंने रोते रोते कहा कि बिल्लो खाला, मैं किरण हूँ। तो बिल्लो खाला हैरान और परेशान मुझे तकते ही जा रही थी और फिर एकदम से मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी कि बेटा तुम कहाँ चली गई थी? मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम हमें कहीं भी ना मिली। तुम्हारी सौतेली माँ ने हमें ये बताया कि कोई तुम्हें अगवा करके ले गया है। मैं बस रोए जा रही थी और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। मेरी हिचकियां बन चुकी थीं। काफी देर रोने के बाद जब मैं संभली तो मैंने कहा कि खाला आप बैठे, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। खाला मुझे गौर से सुनने लगी तो मैंने उनको सारी आपबीती बता दी कि कैसे मैं यहाँ पहुँची और मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ क्या जुल्म किया। मेरी खाला ये सब सुनकर हैरान और परेशान हो गई कि वो औरत इस हद तक सफाक हो सकती है। शहरयार भी सच्चाई जानने के बाद मुझे मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। मैंने अपनी खाला को बताया कि कैसे नूर भाई ने मुझे माँ बनकर पाला और कैसे मेरी और मेरी इज्जत की हिफाजत की। मेरी खाला फरते जज्बात से नूर भाई के हाथ चूमने लगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी बच्ची की हिफाजत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नूर भाई कहती कि ये तो मेरा फ़र्ज़ था और ये मेरी अपनी बेटी है, इसकी मैं हिफाजत कैसे न करती। खाला कहती कि अब हम अपनी बच्ची को ले जाना चाहते हैं, आप इजाज़त दें। नूरबाई कहती कि आहिस्ता बोलें, यहाँ पर मौजूद अगर किसी को भी आपके इरादों की भिनक पड़ गई तो वो आपको और किरण को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं कल कोई प्लान बनाकर आपको आगाह करती हूँ। अभी आप लोग यहाँ से जाएं, ऐसा न हो कि किसी को शक हो जाए और किरण का यहाँ से निकलना मुहाल हो जाए। खाला और शहरयार वहाँ से चले गए। खाला बार बार मुझे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। उनका बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि अब वो अपनी बच्ची को यहाँ पर छोड़कर जाएं। मैं भी बार बार रो रही थी कि मुझे खाला के साथ जाना है, लेकिन नूर भाई ने कहा जहाँ इतना वक्त गुजारा है 1-2 दिन और निकाल लो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। दूसरे दिन नूर भाई ने घर में सबसे कहा कि मैं किरण को शॉपिंग पर ले जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने हमारे साथ गार्ड को भेज दिया जो हमेशा ही जाया करता था, जो हमारी हिफाजत कम और नजर ज्यादा रखता था। नूर भाई मुझे लेकर एक दुकान में दाखिल हो गई और वहाँ पर जाकर उन्होंने मेरी खाला को फ़ोन कर दिया कि आप इस जगह पर पहुँच जाएं। वहाँ पर मेरी खाला और शहरयार पहुँचे तो नूर भाई ने मुझे बड़ा सा बुर्का दिया कि इसे पहनकर अपनी खाला के साथ चली जाओ। मैं जाने से पहले नूर भाई के गले लगकर बिलक बिलक कर रोने लगी। इस औरत ने मुझे बेटी बनाकर पाला और इतना प्यार दिया कि शायद अगर मेरी सगी माँ भी होती तो इतना मुझे प्यार न दे पाती। नूर भाई की भी आंखें भर आईं और मुझसे गले लगकर वो भी रोने लगीं। उनको भी इस बात का दुख था कि मैं उनसे दूर हो रही हूँ, लेकिन मेरी हिफाजत और सेफ्टी के लिए उन्होंने ये कदम उठाया था। मुझे ये बात भी परेशान कर रही थी कि जाने मेरे जाने के बाद वो नूर भाई के साथ क्या सलूक करेंगे, इसे जिंदा भी छोड़ेंगे या मार देंगे। ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन मेरी खाला ने कहा कि बेटी आगे बहुत लंबी जिंदगी है, ऐसे पीछे मुड़कर मत देखो वरना पत्थर की हो जाओगी। मैं अपनी खाला और शहरयार के साथ उनके घर आ गई। खालू मेरे की वफात हो चुकी थी। खाला अपने दोनों बेटों के साथ रहती थी।
बड़े बेटे की उन्होंने शादी कर दी थी और उसका एक बहुत ही प्यारा बेटा था। घर आते ही सबको खाला ने मेरे बारे में बताया और साथ ही मेरे बाबा को भी फ़ोन कर दिया कि जल्दी से आएँ, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। जैसे ही अब्बू मेरे आए तो मेरी खाला ने उनसे कहा कि ये देखिए, ये आपकी बेटी किरण है। अब्बू मेरे गले लगकर बिलक बिलक कर रोने लगे। जब उनको सारी सूरत हाल का पता चला कि कैसे मेरी सौतेली माँ ने मुझ पर जुल्म ढाया तो उन्होंने फ़ौरन उसे तलाक दे दी और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उसकी अपनी भी कोई औलाद ना हो सकी। उसने मुझे मेरे बाप से दूर किया तो अल्लाह ने उसको सज़ा दी और उसकी आज तक कोई औलाद ना थी। वो मुझसे माफ़िया मांगने लगी, लेकिन मेरे बाप ने कहा कि तुम इस काबिल नहीं हो और उसे घर से निकाल दिया। और मेरी खाला ने मेरी शादी फ़ौरन अपने बेटे शहरयार से कर दी। शहरयार की संगत में मैं बेहद खुश थी। शहरयार भी मुझे पाकर बहुत खुश था। वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता और मुझे जन्नत मिल गई थी। मेरा घर नहीं, मेरी जन्नत थी। वही मेरा मैका था, वही मेरा ससुराल था। और जब कभी मुझे नूर भाई की याद आती तो मैं रो पड़ती थी, क्योंकि उसने भी मुझे माँ बन के पाला था। न जाने अब वो किस हाल में होगी। फिर मेरी जिंदगी में बहार ही बहार थी, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। खाला मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती और शहरयार तो मुझे देख देख के जीता था। बाबा ने भी अपना घर बेच के मेरे घर के पास ही अपना घर ले लिया। अब वो भी रोज मुझसे मिलने आ जाते। यूँ मेरी जिंदगी बहुत खुशी से बसर होने लगी। अल्लाह ने मुझे चांद सा बेटा अता किया जो कि बेहद खूबसूरत था। उसकी पैदाइश पे मैं बहुत डर रही थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो कहीं मेरा बेटा भी मेरी तरह दुनिया के जुल्म सितम सहने के लिए अकेला न रह जाए। लेकिन अल्लाह ने मुझे उसके सर पर सलामत रखा। मैं इस बात का अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। उम्मीद है मेरी बहनों, आपको मेरी आज की कहानी भी बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मजीद अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बहुत ही अच्छी कहानी तक अल्लाह हाफिज।